नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। व्यापारियों ने चाही छूट में कटौती, कलेक्टर से कहा 7 बजे के बाद नहीं करेंगे व्यापार। छोटे दुकानदारों की 9 बजे तक की आज धूमिल। बड़े व्यापारी और छोटे दुकानदारों में छूट पर एक राय नहीं। रात्रिकालीन व्यापार पर नाखुश हुए व्यापारी, कलेक्टर से कहा शाम 7 बजे का आदेश रखें यथावत। 2 जून की रोटी जुटाने छोटे दुकानदार नाखुश। 2 कोरोना मरीजों को किया गया डिस्चार्ज, रिपोर्ट नेगेटिव आने पर किया गया डिस्चार्ज। कोविड अस्पताल गायखुरी में चल रहा था उपचार, अब 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का चल रहा उपचार। होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करने का मामला, वार्ड क्रमांक 25 निवासी पर हुई एफआईआर दर्ज। राजस्थान के रेड जोन क्षेत्र से आया था युवक, दुकान खोलकर कर रहा था अपना कार्य, दुकान को भी किया गया सील। और अब समाचार विस्तार से। देश अनलॉक की दिशा में बढ़ रहा है, जहां कई तरह की छूट देश भर के जिलों में दी जा रही है। जिला कलेक्टर के जिम्मे है कि वे अपने जिले में कैसी व्यवस्था चाहते हैं। एक दिन पूर्व ही कलेक्टर दीपक आर्य ने 70 दिनों से व्यापार में मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों को रात्रि 9 बजे तक दुकानें खुली रखने की छूट दी, लेकिन व्यापारियों ने इस छूट में कटौती की मांग कर दी और शाम 7 बजे तक ही व्यापार करने की मंशा जताई, जिस पर छोटे दुकानदारों में असहमति थी और 9 बजे तक छूट की खुशी अधिक देर तक नहीं रह पाई। व्यापारियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर आदेश जारी करने को कहा, जिसे उनकी जिद कहें या दरियादिली। मसला यह था कि जिले के भीतर शाम 7 बजे तक ही व्यापारिक गतिविधि जारी रहे। देश का ऐसा कौन सा जिला होगा जहां व्यापारिक गतिविधियों को नकारा जा रहा है, लेकिन बालाघाट जिला कोरोना महामारी के इस दौर में इसका गवाह बन गया। 1 जून से देश अनलॉक हुआ तो कई तरह की छूट और पाबंदी के आदेश जारी हुए, जिसमें सबसे बड़ा असर रात्रि 9 बजे तक दुकानें खुली रखने का था। व्यापारियों ने इस फैसले पर आपत्ति जता दी। 2 जून आया तो कुछ एक व्यापारियों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के साथ बैठक कर ली और रात्रि 9 बजे तक व्यापार करने पर असहमति जताते हुए समय को यथावत शाम 7 बजे तक रखने की बात कही, जिस पर कलेक्टर आर्य से चर्चा हुई और शाम 5 बजे का समय बैठक कर चर्चा करने के लिए मिला। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अध्यक्ष अभय सेठिया एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर दीपक आर्य से 2 जून को शाम 5 बजे मिलने पहुंचा, जहां उन्होंने अपनी बातें रखी कि उन्हें शाम 7 बजे के बाद अपने पारिवारिक कार्यों के लिए समय मिल जाता था। वहीं रात्रि 9 बजे का समय उन कर्मचारियों के लिए भी मुफीद नहीं है जो दूर दराज से आते हैं। रात्रि 9 बजे कर्फ्यू लगेगा और दुकानें 9 बजे बंद करेंगे तो उनकी दुकान में कार्य करने वाले श्रमिक अपने घर वक्त पर कैसे पहुंच पाएंगे। अपनी इन दिक्कतों को गिनाते हुए व्यापारियों ने शाम 7 बजे बाजार और व्यापार बंद किए जाने के लिखित आदेश जारी करने की अपेक्षा जताई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष अभय सेठिया ने कहा कि व्यापारियों ने आपसी सहमति से यह निर्णय लिया है कि वे 7 बजे तक ही व्यापार करेंगे, जिसके आदेश जारी करने कलेक्टर से मुलाकात की गई थी, जिसमें हमने बताया है कि रात्रि 9 बजे दुकानें बंद करने पर क्या परेशानी होगी। वैसे ही होटल, रेस्टोरेंट और आइसक्रीम पार्लर 8 बजे तक प्रारंभ रखने कहा गया है। साथ ही होम डिलीवरी भी रात्रि 9 बजे तक जारी रख सकते। सभी व्यापारी संगठन बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में वहाँ उनसे मिलने गए और शाम को उनको अपनी बात बताई। शाम को 7 बजे तक व्यापार खुला रहेगा, ये बात सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक व्यापार खुला रहेगा। इसमें आम व्यापारी की सहमति को देखते हुए जिले के कलेक्टर, जिला प्रशासन ने अपनी सहमति दी और अपना आदेश भी निकाल रहे हैं। पूरे जिले में सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक व्यापार प्रतिदिन जैसा चलता था वैसा चलेगा। इनमें कुछ चीज़ें ऐसी जैसे होटल, रेस्टोरेंट, आइसक्रीम, चाट के ठेले जो रात्रि में ही चलते हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था बनाई गई? होटल, रेस्टोरेंट, आइसक्रीम के लिए उन्होंने 8 बजे तक का समय दिया है और जो पार्सल की व्यवस्था है, घर पहुंच सेवा, होम डिलीवरी जिसको कहते हैं, वो 9 बजे तक वो कर सकते हैं होम डिलीवरी के लिए। इस प्रकार की व्यवस्था बन रही है। अब आदेश आज जैसा भी निकलेगा उस आदेश का पालन पूरे जिले के व्यापारी करेंगे। मैं व्यापारी बंधुओं से निवेदन करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सैनिटाइजर का उपयोग, मास्क का उपयोग करते हुए अपने जीवन को भी बचाएं और नागरिक बंधुओं के भी जीवन को बचाते हुए अपना व्यापार सुरक्षित तरीके से करें।
अपर कलेक्टर ने व्यापारियों के संबंध में बताया कि चैम्बर के प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर स्वेच्छा से व्यापार करने को लेकर शाम 7 बजे तक दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है। व्यापारियों के साथ कुछ बैठक रखी गई थी, क्या निर्णय सर लिया गया? इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी प्रतिनिधि थे और उन लोगों के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था कि वो लोग स्वेच्छा से मार्केट को 7 बजे तक ही खोलना चाहते हैं। उनका कहना है कि चूँकि 9 बजे के बाद जो है काफ़ी देर हो जाता है और उनके दुकानों में जो कर्मी काम कर रहे हैं वो भी बाहर के हैं, तो उनको जाने में भी समय लगता है, तो इसलिए वो लोग स्वेच्छा से 7 बजे तक दुकानें बंद करने का एक निर्णय लिए, उससे वो लोग अवगत करा रहे थे, इसीलिए बैठक है। देखा जाए तो शहर का बाजार रात 9 बजे तक शुरू रहने की खबर से छोटे दुकानदारों को सबसे अधिक खुशी हुई, लेकिन उनकी यह खुशी कुछ ही पल में काफूर हो गई जब चैम्बर के बैनर तले व्यापारियों ने इस छूट में कटौती की मांग कर शाम 7 बजे का वक्त तय करने का निर्णय लिया। छोटे दुकानदारों का कहना आया कि धनाढ्य व्यापारियों को भले ही छूट से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटे दुकानदार जिसमें सब्जी, ठेला, गुमठी, चाय, गली मोहल्ले की दुकानें, रेहड़ी वाले सहित अन्य ऐसे दुकानदार जो लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं और बीते 70 दिनों से रात्रि तक दुकानें खुली रहने की ऐसी ही किसी छूट की प्रतीक्षा में थे, उन्हें अधिक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इन छोटे दुकानदारों की यह बातें दबी जुबान ही रही और चैम्बर ने मुखर होते हुए अपनी बातें कलेक्टर से मनवाने मुलाकात कर ली। देखा जाए तो बड़े और छोटे व्यापारियों के बीच छूट का समय निर्धारित करने इस मसले पर एक रूपता कहीं दिखाई नहीं पड़ी, जबकि आर्थिक संकट के इस दौर में बड़े छोटे सभी दुकानदारों पर व्यापार के ठप होने की मार है। ऐसे में सवाल तो वही है कि छूट और कटौती का अंतर मिटाने सभी की सहमति से कोई निर्णय हो, जिससे जिले में अर्थव्यवस्था के पहिए तेजी से घूमते हुए प्रत्येक दुकानदार एवं व्यापारी के हालात में सुधार हो। उम्मीद है कि सभी व्यापारी इस मसले पर एक राय बनाकर आगे कदम बढ़ाएंगे। सरदार पटेल होम्योपैथिक कॉलेज गायखोरी बालाघाट में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में उपचार के लिए भर्ती 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 2 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार अब गायखोरी के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि गायखोरी में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में खैर लांजी तहसील के ग्राम भजियादंड के 3, ग्राम बेनी के 3 और लांजी तहसील के ग्राम मोहझरी के 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज को उपचार के लिए रखा गया है। सभी मरीजों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और उन्हें निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन और पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। शासन द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का 10 दिनों के बाद पुनः सैंपल लेकर ICMR लैब जबलपुर भेजा गया था। इनमें से ग्राम भजियादंड के 2 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। जिन मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है उन्हें 2 जून को गायखोरी बालाघाट में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर से छुट्टी दे दी गई है। छुट्टी होने और कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी इन लोगों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जाएगी। रेड जोन से होम क्वारंटाइन का पालन न करते हुए दुकान का संचालन करने के मामले में नगरपालिका के राजस्व अमले ने नगर के मोती नगर चौक के समीप स्थित सिद्धि विनायक स्टील फर्नीचर के संचालक के विरुद्ध महामारी अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत थाने में FIR दर्ज कराई गई है, जबकि उनकी दुकान को भी सील कर दिया गया है। कोरोना महामारी संकट के दौरान होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करने पर कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर बालाघाट तहसीलदार रामबाबू देवांगन द्वारा वार्ड क्रमांक 25 निवासी एक व्यक्ति के विरुद्ध महामारी अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत थाने में FIR दर्ज कराई गई है। वार्ड नंबर 25 का निवासी पंचाराम पटेल 26 मई को राजस्थान राज्य के रेड जोन से बालाघाट आया है। पंचाराम पटेल द्वारा घर से बाहर निकलकर वार्ड क्रमांक 25 गौरव पथ में स्थित अपनी दुकान को खोलकर दुकान का संचालन किया जा रहा था। होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करने से अन्य लोगों में संक्रमण फैलने की संभावना हो सकती है और उनका जीवन संकट में आ सकता है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर नगरपालिका के राजस्व अमले ने कार्यवाही करते हुए इस व्यक्ति के विरुद्ध महामारी अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर लिया है।
मामले में जानकारी देते हुए नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक वेदपुरी गोस्वामी ने बताया कि सिद्धिविनायक स्टील फर्नीचर के संचालक पंचाराम पटेल राजस्थान जालौद से 26 मई को बालाघाट आए थे, जिन्हें होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह देते हुए उनके घर के बाहर नोटिस भी चस्पा किया गया था। लेकिन सूचना मिली थी कि इनके द्वारा होम क्वारंटाइन का पालन नहीं किया जा रहा था और अपनी दुकान को खोलकर संचालन किया जा रहा था, जिस पर मौके पर आकर मामले की जानकारी ली गई तो देखा गया कि दुकान संचालक अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं, जिसके बाद उनकी दुकान को सील करने की कार्यवाही की गई है। साथ ही इनके विरुद्ध महामारी अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज करवाया जा रहा है। लेकर के हैं ये जिला जालौर राजस्थान से दिनांक 26/5/2020 को बालाघाट आए हैं, जिन्हें होम क्वारंटाइन के कोविड-19 के तहत घर पर रहने के लिए पत्र इनको जारी किया गया था, जिनके द्वारा कोविड-19 का इन्हें उल्लंघन करते हुए दुकान संचालित किया है इन्होंने। तो आज उसी पर कार्रवाई करते हुए इनको दुकान सील करके और उन पर FIR दर्ज करके उन्हें फिर से क्वारंटाइन सेंटर भेजने की कार्रवाई की जाएगी अभी। अच्छा, ये बताइए क्यों गए थे और कब वापस आए थे? और इसके राजस्थान के रहने वाले राजस्थान के हैं, वहाँ से यहाँ तो धंधा करते हैं लोग। कब आए थे वापसी बालाघाट? ये बालाघाट आए हैं 26/5/2020 में। अभी क्या कार्रवाई की गई है? अभी तो इनका सील अपन ने कर दिए हैं, दुकान को सील करवा दिए हैं और इन पे पंचनामा बनाकर इनको FIR दर्ज करके। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए 22 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें गुजरी बाजार के सब्जी बाजार में दुकानें लगाकर सब्जी बेचने की मनाही कर दी गई, लेकिन हाट ठेला से घर घर जाकर सब्जी बेचने की अनुमति दी गई, जिसके बाद अचानक ही बड़ी संख्या में नए लोग सब्जी बेचने के कार्य में जुट गए और जिनका ये व्यवसाय था वे अपने घरों पर रहकर ही बेरोजगारी के दिन काट रहे हैं। ये बातें मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे सब्जी व्यापारी संघ के अध्यक्ष राजेश बुर्डे ने कही। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 400 से 500 की संख्या में नए ठेले वाले सब्जी बेचने लगे हैं, जिससे उनके सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। कलेक्ट्रेट पहुंचे फुटकर सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि वर्तमान समय में सभी दुकानों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन सब्जी विक्रेताओं को सब्जी दुकान लगाने नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में गुजरी बाजार में कुछ लोग हाट ठेले में सब्जी दुकान लगा रहे हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो सब्जी का व्यापार ही नहीं करते। इससे और भी परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि करीब 3 माह हो रहे हैं सब्जी दुकान नहीं लगा पाए हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है और परिवार को पालना मुश्किल होता जा रहा है। मांगे यही है कि पूरा बालाघाट में हर चीज़ की दुकानें खुल गई है। हम महोदय जी से हमारा निवेदन है कि हम सब्जी वालों को भी बैठने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हमारी दैनिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है 2.5 महीने से। गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को ठेले लगा के, हाँ वो ठेले वो तो बालाघाट में जब से कोरोना छाया है और अतिका में ये आया है कोरोना, जब से जितने अंदर सब्जी वाले हो तो 100 में से सोच लो कि 10 लोग ठेले में बेच रहे होंगे। आधर 500 नए सब्जी वाले पैदा हो गए हैं और जो ठेले ढकेलने वाले भी सब्जी बेच रहे हैं, रिक्शा चलाने वाले भी, गुपचुप वाले भी। हमारी जो स्थिति है बहुत गंभीर चल रही है। जो सब्जी वाला, होटल वाले, पान ठेला वाले सब। तो ये बताएं कितने क्या बोलते हैं परिवार इससे प्रभावित? इससे 90 से 100 परिवार है जो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको गरीबी के कारण। ठीक। गुजरी बाजार के स्थायी सब्जी विक्रेताओं ने जिला प्रशासन से कहा है कि वे सब्जी की दुकान लगाने के दौरान प्रशासन के नियमों का पालन करेंगे और किसी भी प्रकार से नियमों का उल्लंघन नहीं होने देंगे, जिससे कि कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़े। उन्होंने बताया कि सब्जी विक्रेताओं को भी संक्रमण फैलने का डर है, लेकिन माली हालात खराब हो चली है, इसलिए प्रशासन उन्हें भी सब्जी बाजार में स्थायी दुकान लगाने की अनुमति दे, जिससे कि उनकी बेरोजगारी दूर हो सके। महोदय जी से यही निवेदन करते हैं कि हमको दुकान लगाने की अनुमति दिया जाए। जो आदमी लोग हैं वो तो कुछ ठेला लगा के अपना परिवार पाल भी लेते हैं, मगर मेरे परिवार में 6 लोग खाने वाले हैं। मेरा आदमी बीमार रहता है और मैं 3 महीने से दुकान बंद करके घर में बैठी हूँ। मेरी स्थिति क्या होगी आप बताइए। ठेला ढकेलने की हिम्मत नहीं है हम पे, ठेला हम ढकल नहीं सकते और हमारी दुकानें अंदर जो लगती हैं वो बराबर 2 फीट के दूरी पे भी है, उसमें कोई भी भीड़ भाड़ लगाने की संभावना नहीं होती। और ये सभी चीज़ों के ख्याल रखते हुए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हम इसका पालन जरूर करें। इस दौरान बसंतराव डोहरे, नूर मोहम्मद, संताबाई, अनीता मानिया, इंदुबाई समेत अन्य फुटकर सब्जी विक्रेता मौजूद रहे।
असंतुष्टों को संतुष्ट करने में लगा है पुलिस विभाग। अब फोटो खींचकर कर रहा है चालानी कार्रवाई। जी हां, कुछ ऐसा ही आलम इन दिनों नगर मुख्यालय में देखने को मिल रहा है। दरअसल अब पुलिस विभाग के द्वारा नगर में चालानी कार्रवाई करने के पहले वाहन चालकों के फोटो खींचे जा रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन के निर्देश पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर घरों से निकलने की हिदायत दी गई है, लेकिन नगर मुख्यालय में देखा जा रहा है कि अधिकांश लोग बगैर मास्क लगाए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसके बाद चौक चौराहों में तैनात पुलिसकर्मी इन लोगों पर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। जिसके बाद कार्यवाही से असंतुष्ट लोग पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर आक्रोश जाहिर करते हैं और उच्चाधिकारियों से शिकायत करते हैं, जिसको लेकर अब पुलिस विभाग ने एक नया तरीका निकाला है, जिसके तहत अब असंतुष्टों को संतुष्ट करने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा चालानी कार्यवाही से पूर्व उक्त वाहन चालक की कैमरे से फोटो खींची जाती है और उक्त व्यक्ति को फोटो दिखाकर मास्क न पहनने पर उस व्यक्ति का 500 रुपये का चालान काटा जाता है। मंगलवार को अंबेडकर चौक में कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। इस दौरान यातायात के कर्मियों द्वारा पहले तो वाहन चालकों को रोका गया, जिसके बाद मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों की फोटो खींची गई, जिसके बाद चालानी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए यातायात थाने की उप निरीक्षक गौरव सिंह बुंदेला ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन के द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन देखने में आता है कि अधिकांश लोग निर्देशों का पालन नहीं करते और बगैर मास्क लगाए ही नगर में वाहनों से घूमने निकल जाते हैं, जिन पर जब कार्यवाही की जाती है तो वह लोग आनाकानी करते हैं और कार्यवाही के प्रति असंतुष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए अब उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पहले ऐसे लोगों की फोटो खींची जा रही है, जिसके बाद उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो चालानी कार्रवाई की जाती है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो मेन फोकस वरिष्ठ अधिकारियों का ये है कि हर आदमी मास्क लगा के निकले। तो कई व्यक्ति जो बगैर मास्क के निकलते हैं, जब पुलिस रोकती है तो फिर उनके द्वारा ये कहा जाता है कि साहब मैं मास्क पहना था, लटका था, अभी उतर गया। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उनकी फ़ोटो खींच लें, फ़ोटो खींच के उनको दिखा दें और मेन जो चेकिंग लगाते हैं वो भी ये प्रयास करते हैं कि जहाँ कैमरे उपलब्ध हैं वहाँ लगाएं, जिससे अगर कोई असंतुष्ट है बताते हैं कि साहब हम पहने थे तो उनको कैमरे पे दिखाया जा सके कि वो कैमरे मास्क का उपयोग नहीं कर रहे थे, जिसके तहत उनको रोका गया और यहाँ पे चालान काटा गया। सर आज यहाँ कितने चालानी कार्रवाई की गई और कितने का चालान इसमें कट रहा है? टोटल यहाँ पे अभी 6 चालान कटे हैं, जिसमें 500 रुपये का चालान काटा जाता है नियमों का पालन ना करने। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज़ के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808 8109853142। कार्यालय दीन बंधु चौक, बालाघाट। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम की स्थगित परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाने के क्रम में विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर 1 घंटे पूर्व उपस्थित होना होगा। परीक्षा कक्ष में जाने से पूर्व सभी विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ये परीक्षाएं 9 से 16 जून तक होंगी। ये परीक्षाएं 2 पाली प्रातः 9 से 12 एवं अपराह्न 2 से 5 बजे तक होंगी। प्रथम पाली के विद्यार्थियों को प्रातः 8 बजे तक तथा द्वितीय पाली के विद्यार्थियों को 1 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा कक्ष में प्रातः 8:45 एवं दोपहर 1:45 के बाद किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व उत्तर पुस्तिका एवं 5 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम दृष्टिहीन, मूक बधिर, दिव्यांग, नियमित एवं स्वाध्याय विद्यार्थियों की परीक्षाएं अपराह्न 2 से 5 बजे तक होंगी। परीक्षा केंद्र पर सभी छात्रों को अपने नाक और मुंह को नकाब अथवा कपड़े से ढक कर रखना और फिजिकल डिस्टेंस के नियमों का पालन करना होगा।
परीक्षा के विषय में जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार लटारे ने बताया कि जिले के माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देश के अनुसार जिले में कक्षा 12वीं के शेष विषयों की परीक्षा की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में पूर्व में कक्षा 12वीं में कुल 24,641 विद्यार्थी दर्ज थे, जिसमें से कोरोना संक्रमण के दौरान जिले से 20 विद्यार्थी अन्य जिलों में चले गए हैं, जबकि माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशानुसार अन्य जिलों के 101 विद्यार्थियों ने जिले से परीक्षा देने के लिए आवेदन किया। इस तरह अब जिले से 24,722 विद्यार्थी अपने अपने विकास खंडों में प्रश्न पत्र हल करेंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए 125 केंद्र बनाए गए। पूर्व में जो परीक्षा मार्च में होना था वो इस कोरोना वायरस संक्रमण के कारण स्थगित की गई थी, और अब जो संशोधित कार्यक्रम है उसके अनुसार 9 जून से लेकर 16 जून तक परीक्षा होगी, संपादित होगी। और हमारे जो पहले 125 परीक्षा केंद्र थे जी, वो पूरे 125 परीक्षा केंद्रों पर हमारे कक्षा 12th के विद्यार्थी परीक्षा देंगे। हमारे पूर्व में जो परीक्षा की संख्या थी हमारी वो थी 24,641। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कोरोना संक्रमण के दौरान जो छात्र या परीक्षार्थी अपने स्थल से कहीं अन्यत्र चले गए थे निवास स्थान को, उनको एक सुविधा दी है कि वे वहां से जहां पर वो अभी निवासरत है परीक्षा देना चाहे तो परीक्षा केंद्र एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जा सकता है उनका परीक्षा केंद्र। और ऐसी स्थिति में हमारे जिले से 20 परीक्षार्थियों ने अन्य जिलों के लिए आवेदन किया था। तो ऐसे जब हमारे पास 24,641 विद्यार्थी थे, उसमें से 20 विद्यार्थी दूसरे जिले से परीक्षा दे रहे हैं, तो कुल 24,621 हमारे छात्र पुराने हैं। और अन्य जिलों से जो आए हुए हमारे जिले में निवासरत परीक्षार्थी हैं उनकी संख्या 101 है, अर्थात दूसरे जिले से आकर हमारे जिले में परीक्षा देने वालों की संख्या 101 है। तो अब जो हमारे पास परीक्षार्थियों की कुल संख्या है 24,722 है, और ये पूरे 125 केंद्र पर बैठेंगे। परीक्षार्थियों के द्वारा उनसे ऑप्शन मांगा गया था कि वो किस ब्लॉक में चाहते हैं या किस ब्लॉक में निवासरत है, तो सभी ब्लॉक के परीक्षार्थियों ने अपना ब्लॉक लिखा था, अपना निवास स्थल का पता दिया हुआ था। तो उसके अनुसार हमने उनके ब्लॉक में ही उनके केंद्र आवंटित करके माध्यमिक शिक्षा मंडल को भेज दिया है, और उन छात्रों को नवीन केंद्र वाला जो एडमिशन कार्ड है, जो उनको अलॉटमेंट होगा नवीन केंद्र, वो जारी कर दिया जाएगा या जारी कर दिया गया होगा। ये जानकारी हमने 2-3 दिन पहले ही भेज दी थी। तो इसके अनुसार छात्रों को पता चल जाएगा कि वो किस परीक्षा केंद्र से परीक्षा देंगे। सर, कोरोना वायरस के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और क्या टाइमिंग रखी, कब आना है बच्चों को? देखिए, बच्चों को आने का जो है आधा घंटा पहले जो आते हैं, है ना, 9 बजे से परीक्षा जो चलती है, वो सारे नियम पहले के जो हैं यथावत है। लेकिन जो बैठक व्यवस्था पहले जो पास होती थी एक कक्ष में, उसमें बैठक व्यवस्था में परिवर्तन है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, दूरी को एडजस्ट करते हुए ही परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में बैठाना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना है। जो हमारे छात्र छात्राएं मास्क या जो हम चेहरे को ढकने वाला जो है वो पहनकर, स्कार्फ आदि लगाकर परीक्षा में बैठ सकते हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो निर्देश है उसके तहत परीक्षार्थियों को भी उसका उपयोग करना है। कोरोना महामारी के बीच बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी चली गई और काम धंधे बंद हो गए हैं। ऐसे में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने एवं उधारकर्ता पर लोन की EMI का बोझ कम करने के लिए 6 माह की मोहलत दी गई है। लेकिन RBI के इन निर्देशों का ना तो बैंक पालन कर रही हैं और ना ही माइक्रो फाइनेंस कंपनियां पालन कर रही हैं। लिहाजा कर्जदारों को मानसिक और आर्थिक संकट का जबरदस्त सामना करना पड़ रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत लोग जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से कर्ज लिया है, उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ऐसी ही कुछ परेशानियों को लेकर वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम केरा की महिलाएं मंगलवार को कलेक्टर से मिलने जिला मुख्यालय पहुंची। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि बैंक और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की ओर से EMI जमा करने के लिए उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है, जिससे अब उनके सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई है।
एक और जहां लॉकडाउन के कारण उनका रोजगार और काम धंधा पूरी तरह बंद हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें कर्ज चुकाने के लिए परेशान किया जा रहा है। महिलाओं ने कहा कि उन्हें कम से कम 3 माह की मोहलत दी जाए, जिससे कि वे काम धंधा शुरू होते ही कर्ज चुका सकें। परेशानी ये बन रही है सर, हम लोग अभी कई कामों में गए नहीं है, ढंग से काम चालू हुए नहीं है, अभी आवक नहीं है, कैसे हम लोग किस्त कैसे पटा पाएंगे? हम किस्त पटाने में असमर्थ है, हम लोग अभी नहीं पटा पाएंगे। ऐसे कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं ना सर, हो गए 30 से ज़्यादा लोग हो गए, अभी आधे आए नहीं हैं और बहुत से लोग हैं सर। लगभग सभी ग्राम में एक ही तरह की समस्या आ रही है। हाँ, एक ही समस्या है, भी जितनी लेडी लोग भी आई हैं उन लोग के साथ में एक ही समस्या है। महिला समूह वाले मानने क्यों तैयार नहीं है? बैंक वाले जो आपकी बात जो है क्यों नहीं मान बोल रहे हैं कि मतलब ये 2 महीने का छूट मिला था, इसके आगे नहीं मिल सकता, अब तो पटाना ही पड़ेगा बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं। ग्राम केरा की महिला लिकेश्वरी उइके ने बताया कि विगत 3 महीनों से लॉकडाउन के दौरान हम लोग घर में रहे, जिसके बाद अब हमें माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की ओर से EMI जमा करने के लिए बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब हम लोग काम पर गए ही नहीं तो पैसे कैसे दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी वाले बोल रहे हैं कि मई तक छूट थी, लेकिन अब उन्हें लोन चुकाना होगा, नहीं तो अधिक ब्याज लगेगा। हम यही चाहते हैं कि हमें 4 से 5 महीने की और छूट दी जाए। हम ये समस्या लेके आए कि 3 महीने से हम लोग घर में ही थे, तो हमारी कमाई नहीं हुई, हम लोग घर के बाहर नहीं गए, तो जो किस्त वाले हैं वो हमको परेशान कर रहे हैं। तो अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमको 4 से 5 महीने की मोहलत दी जाए। तो इस दौरान जो है लॉकडाउन जब से हुआ तो काम धंधे की क्या स्थिति रही है आपके? जी, हम लोग काम में गए ही नहीं हैं। गए ही नहीं पाए? नहीं। तो महिला समूह वाले जो आपके जिससे आपने लोन उठाए थे जी, वो क्यों नहीं मान रहे? अब वो बोल रहे हैं कि मतलब मई तक छूट था, अब किस्त पटाना पड़ेगा बोल रहे, जून से अगर नहीं पटाए तो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो इस बीच में आपकी इस दौरान महिलाओं में ज्योति चौहान, गौरी उइके, कलाबाई, सरिता चौरे सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। जिला चिकित्सालय में रक्त की कमी को देखते हुए 2 जून को भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने यहां पहुंचकर लगभग 12 यूनिट रक्तदान किया। इस दौरान बताया गया कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान युवा मोर्चा के द्वारा पीड़ित मानवता की सेवार्थ लगभग 50 यूनिट रक्तदान किया जा चुका है। कोरोना वायरस संक्रमण से देश समेत मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित है। स्थिति ये है कि अस्पतालों में मरीजों के साथ उनके परिजन नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते मरीजों को ब्लड उपलब्ध कराने में अस्पतालों को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय में भी उत्पन्न हो रही है। यहाँ लॉकडाउन की स्थिति में रोजाना मरीजों को 10 से 12 यूनिट ब्लड लग रहा है, जिससे रक्त यूनिट में रक्त की उपलब्धता कम हो रही है। ऐसे में नगर की समाज सेवी संस्थाओं के अलावा अन्य जागरूक युवाओं के द्वारा ब्लड यूनिट में रोजाना रक्तदान कर रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि मरीजों को रक्त की कमी न हो सके। इसी तारतम्य में 2 जून को जिला चिकित्सालय पहुंचकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लगभग 12 यूनिट ब्लड डोनेट किया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्त की कमी होने की जानकारी पूर्व में ही मिली थी, जिसके बाद समय समय पर भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा यहां पहुंचकर रक्तदान किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज पुनः पीड़ित मानवता के सेवार्थ 12 यूनिट रक्तदान किया गया है। साथ ही जिला चिकित्सालय में पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों को मास्क, सैनिटाइजर और पुलाव बांटा जा रहा है। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने नगर के अन्य युवाओं से अपील करते हुए कहा कि युवाओं को आगे आकर इस पुनीत कार्य में सहयोग करना चाहिए। मार्च में जब कोरोना महामारी इस भारत देश में अभी भी फैली हुई है, उस लॉकडाउन के समय से युवा मोर्चा ने एक सेवा का संकल्प लिया है और आज 4थी बार युवा मोर्चा के साथियों के द्वारा आज 2 जून को हम लोग यहाँ पे बूढ़ी हॉस्पिटल में रक्तदान करने के लिए पहुँचे हैं। चूँकि हम लोग लगातार रक्तदान करते हैं, इसलिए यहाँ से पुनः सूचना आई थी कि पुनः बूढ़ी हॉस्पिटल में रक्त की कमी है। तो लगभग यहाँ हमारे आज 12 साथी, मतलब 22 मार्च के बाद जब से लॉकडाउन लगा था तब से लेके अभी तक के 50 हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर चुके हैं। साथ ही हमारे छोटे भाई अखिलेश चौरे जी, मैं एक संदेश और आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि जिन भी हमारे युवा यंग भाइयों का जन्मदिन होता है, वो सेवा के रूप में ज़रूर अपना
रक्तदान करने के लिए बुढ़ी हॉस्पिटल में पहुंचे और आज हम लोग रक्तदान करने के साथ में यहाँ पे बुढ़ी हॉस्पिटल में सैनिटाइज़र, साथ में फेस शील्ड और साथ में पका हुआ जो खाना है पुलाव, उसका भी वितरण आज हम लोग यहाँ पे बुढ़ी हॉस्पिटल में कर रहे हैं। मंगलवार को बालाघाट जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित अन्य कांग्रेसजनों ने छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेसजनों ने उनके बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प भी लिया। कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के हाथों में राजयोग लिखा हो तो उसको रास्ते मिल ही जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के साथ। वो थे तो कलेक्टर, मगर जिसके हाथों में राजयोग की रेखा हो उसको वहां तक पहुंचाने में किसी न किसी तरह से मदद मिल ही जाती है। अजीत जोगी भी पहले कलेक्टर ही थे, मगर उनके हाथों में राजयोग की रेखाएं खींची थी तो उनको सूबे का मुखिया बनने से भला कौन रोक सकता था। अजीत जोगी के सिर पर छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री होने का ताज रखा गया था। बिलासपुर के पेंड्रा में जन्मे अजीत जोगी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद पहले भारतीय पुलिस सेवा और फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरी की। बाद में वे मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सुझाव पर राजनीति में आए। वे विधायक और सांसद भी रहे। बाद में 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ बना तो राज्य का पहला मुख्यमंत्री अजीत जोगी को बनाया गया। अपने सरल व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाने वाले जोगी को मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी, रहीम खान, कल्लू निर्मल सोनी, शब्बीर पटेल, राकेश सिंगारे, अशोक बैस, छविराम नागेश्वर, विजय अग्रवाल सहित अन्य कांग्रेसजन मौजूद रहे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने बताया कि अजीत जोगी का विराट व्यक्तित्व रहा है। उन्होंने पहले तो कठिन परिश्रम कर आईएएस की परीक्षा की तैयारी करी और कलेक्टर बने, लेकिन वहां भी उन्होंने मध्य प्रदेश की सेवा करने की ठानी और प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ जनसेवक का कार्य भी कर रहे थे। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने उन्हें राजनीति में आने की बात कही और कलेक्टर पद से इस्तीफा दिलाकर उन्हें राज्यसभा के लिए भेज दिया। जिसके बाद उन्होंने अपने कार्यों से सभी को चौंकाया और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के दौरान उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनाया। जिसके बाद उन्होंने नए छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया। राजनीति से इंट्रोड्यूस होने के बाद उनको सीधा जो है राज्यसभा में रिजाइन करा करके राज्यसभा में लाया गया और फिर राज्यसभा से लेके बात की तो कहानी आपको मालूम है। और पहले राज्यसभा से तो बाद में भी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने इस छत्तीसगढ़ को दिशा दी। जोगी जी का उन्होंने जैसे ही छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ को सारे चौमुखी विकास उसका किया। पहला नी का जो किया हुआ विकास की आधारशिला उन्होंने रखी थी और उन्होंने किया है। मैं तो कहूँगा कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिनको छोटे छोटे व्यक्ति को भी उन्होंने बड़ा प्यार इसलिए दिया है। कभी काम करने में कंजूसी नहीं और निर्भीक होकर के कोई भी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ में था तो कोई भी आदमी निर्भीक होकर के उनके सामने अगर पहुंच जाता था, अपनी समस्या रखता था, उसको बराबर काम किया। तो उनको बहुत इसलिए लोगों को उन्होंने बड़ा प्यार किया, उन्होंने बहुत दी है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान अजीत जोगी को अपना आदर्श मानने वाले कांग्रेसी नेता रहीम खान ने कहा कि अजीत जोगी के जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है। वह एक आदर्श पुरुष और मेरे मसीहा थे। बालाघाट के प्रति उनका काफी लगाव था, इसलिए जब भी बालाघाट के लोग उनके पास जाते थे तो वह उनकी समस्याओं को सुनते और समस्याओं को दूर करने का कार्य करते थे। बालाघाट से करीबी नहीं हो तो मैं क्या है कि आप व्यक्तिगत रूप से काफी करीबी माने जाते हैं। परिवार के मुखिया टाइप के और अजीत जोगी जी के जाने से जो क्षति हमको हुई वो क्षति नहीं हुई है जिसको कभी पूरा कर ही नहीं जा सकता। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ था, तब मैं उस समय होश में नहीं था, उतना छोटा था। वो प्यार वो लाड़ जो नहीं मिल पाया वो अजीत जोगी जी से मेरे को मिला। मैं किसी भी समस्या के लिए कितने भी बजे रात में या कितने भी बजे किसी भी भारी मीटिंग में मैं उनको याद करता था। सबसे पहले मेरा फोन उठाकर उस समस्या का समाधान करने वाले जो मेरे
आदर्श थे, मेरे मसीहा थे, माननीय अजीत जोगी, उसको पूरा करते थे। और बालाघाट जिले के प्रति, बालाघाट शहर के प्रति उनका बड़ा लगाव था। बालाघाट से कोई भी चले जाए, ये जरूरी नहीं है कि मेरे साथ जाए या किसी के साथ जाए, अकेले खुद भी चले जाए और बालाघाट का नाम बताए, वो खुश हो जाते थे। और उसका जो भी काम हो आप बोल के देखिए, अजीत जोगी जी एक ऐसे नेता थे। मैं मानता हूँ कि बालाघाट में नहीं, पूरे देश में किसी भी नेता के पास में आप जाओगे और बालाघाट का नाम बताओ या किसी भी कितने भी संबंध हो, आपका काम होगा या ना होगा इस बात की गारंटी मैं नहीं देता। लेकिन अजीत जोगी जी के पास अगर जाते तो आपका काम जरूर होता। ऐसे वो नेता थे और ऐसा कह के कई लोग गए भी हैं जिन्होंने अपने रिश्ते उनसे बनाए। और केरल में मानसून की दस्तक के बाद मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो रही हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदेश में 3 और 4 जून को दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मानसून 15 जून तक पहुंच जाएगा, जबकि 25 जून तक पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लेगा। गर्मी और उमस से जूझ रहे मध्य प्रदेश में आने वाले 48 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक 3 से 4 जून को मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। जानकारी के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री गिरने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन एवं जबलपुर संभाग के जिले एवं शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ वर्षा और तेज हवाओं के झोंकों के साथ आंधी की संभावना है। हालांकि 2 जून की दोपहर से ही नगर में रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। इस दौरान नगरवासियों ने तेज तपिश से राहत की सांस ली। जानकारी के अनुसार आगामी 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरने और इसके बाद अधिकतम तापमान बढ़ने की संभावना है। 3 जून को ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। 4 जून को मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ गरज के साथ मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। 5 जून को मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर बिजली गिरने के साथ गरज के साथ बौछार पड़ने की भी संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में 6 से 8 जून के दौरान उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में कहीं कहीं से कुछ स्थानों पर वर्षा गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि हाल ही में आए तूफान का असर भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में जून से सितंबर तक 96 से 104% बारिश हो सकती है। मध्य भारत में 103% बारिश होगी। इसमें ±8% कम या ज्यादा हो सकता है। जुलाई में 103% और इसमें 9% कम या ज्यादा बारिश हो सकती है। अगस्त में 97% बारिश होने का अनुमान है। तहसील मुख्यालय परसवाड़ा से जिला मुख्यालय बालाघाट को लामता होकर जाने वाले मार्ग इन दिनों खस्ता हाल हो रहे हैं, जिसमें न केवल 4 पहिया वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है, बल्कि 2 पहिया चालक और पैदल राहगीरों को भी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मुख्यालय परसवाड़ा से लामता तक इस मार्ग में जगह जगह पर गड्ढे हो गए हैं, जिससे राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इन गड्ढों के चलते कई बार अप्रिय घटनाएं भी घट चुकी हैं, किंतु कई बार सड़क हादसों में भी किसी प्रकार का सबक लेने की बजाय जवाबदारों द्वारा सड़कों पर हुए गड्ढों को महज मिट्टियों से भरकर खानापूर्ति करने का कार्य किया गया है, जिसके चलते यहां से गुजरने वाले राहगीरों में कई बार आक्रोश भी देखा गया है। एक और जहां सड़कों के खस्ताहाल होने से दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती हैं, वहीं वाहन चालकों के वाहन भी खस्ताहाल सड़क के चलते कई बार खराब हो रहे हैं। परसवाड़ा से लामता होकर बालाघाट को जाने वाला यह मार्ग लामता के समीप जनमखार नाले से लेकर लामता तक कुछ ज्यादा ही खस्ताहाल हो चुका है, जहां पर अक्सर खस्ताहाल सड़क के चलते कई लोग दुर्घटना का शिकार भी हो चुके हैं, किंतु शासन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं होने से सड़कों की सुध कोई नहीं ले रहा है। हालांकि फिलहाल कोरोना काल के चलते आवागमन धीमा पड़ गया है, किंतु फिर भी जिले के अंदर मालवाहक वाहनों सहित अन्य निजी वाहनों की आवाजाही खस्ताहाल सड़कों के चलते प्रभावित हो रही है। निश्चित तौर पर इस खस्ताहाल सड़क की दयनीय स्थिति को जल्द सुधारने की आवश्यकता है, अन्यथा भविष्य में सड़क हादसों के चलते गंभीर दुर्घटना घटने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब हो कि सड़कों की इन खस्ताहाल स्थिति के लिए कहीं न कहीं संबंधित विभाग जवाबदार है।
जिनकी उदासीनता के चलते सड़क निर्माण में अनियमितताओं के चलते ठेकेदारों द्वारा गुणवत्ताहीन कार्य कर सड़कों के निर्माण में खानापूर्ति कर ली जाती है, जिसके चलते निर्धारित समय अवधि के पूर्व ही सड़कें उखड़कर गड्ढों में तब्दील होने लगती है और उसका खामियाजा यहां से होकर गुजरने वाले राहगीरों को उठाना पड़ता है। जहां एक ओर गुणवत्ताहीन कार्यों के चलते सड़कें जल्द ही बर्बाद हो गई हैं, वहीं दूसरी ओर भारी भरकम क्षमता से अधिक माल लादकर परिवहन करते वाहनों ने भी सड़क की दुर्दशा बनाकर रख दी है। कहीं न कहीं प्रशासनिक उदासीनता के चलते क्षमता से अधिक माल भरकर सर पर दौड़ते बड़े बड़े ट्रकों की आवाजाही के चलते यह सड़क जगह जगह पर खस्ताहाल होकर गड्ढों में तब्दील होने को मजबूर हो गई है। मैं प्रतिदिन लामता होते हुए परसवाड़ा आता हूँ। मैंने महसूस किया है कि लामता से परसवाड़ा के बीच में रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस बीच में कुछ डैमेज कंट्रोल किया गया है, लेकिन मात्र मिट्टी भर दी गई है उसमें, क्योंकि एक बारिश में ही पूरी मिट्टी निकल जाएगी और आने वाला समय जब भारी बारिश होगी तो निश्चित रूप से इतने गड्ढे होंगे कि आने जाने में बहुत तकलीफ होगी और एक्सीडेंट का भी बहुत खतरा है। मैं तो यही चाहूँगा कि वो रोड जल्द से जल्द बन जाए ताकि सभी लोगों को आने जाने में दिक्कत हो। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। व्यापारियों ने चाही छूट में कटौती, कलेक्टर से कहा 7 बजे के बाद नहीं करेंगे व्यापार। छोटे दुकानदारों की 9 बजे तक की आज धूमिल। बड़े व्यापारी और छोटे दुकानदारों में छूट पर एक राय नहीं। रात्रिकालीन व्यापार पर नाखुश हुए व्यापारी, कलेक्टर से कहा शाम 7 बजे का आदेश रखें यथावत। 2 जून की रोटी जुटाने छोटे दुकानदार नाखुश। 2 कोरोना मरीजों को किया गया डिस्चार्ज, रिपोर्ट नेगेटिव आने पर किया गया डिस्चार्ज। कोविड अस्पताल गायखुरी में चल रहा था उपचार, अब 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का चल रहा उपचार। होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करने का मामला, वार्ड क्रमांक 25 निवासी पर हुई FIR दर्ज। राजस्थान के रेड जोन क्षेत्र से आया था युवक, दुकान खोलकर कर रहा था अपना कार्य, दुकान को भी किया गया सील। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।